तो चलिए सभी का स्वागत है टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि पता है कि सुपर टेट में लगातार कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है। अभी 9 बजे मैं अपडेट बताऊंगा कि भर्ती कब तक आ जाएगी और अभी क्या क्या कल हुआ, मीटिंग जो हुआ था, और सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। तो लेकिन आपको समय बहुत कम मिलेगा, मैं पुनः कह रहा हूँ। और पेपर नेगेटिव मार्क्स वाले होने वाले हैं। नेगेटिव मार्क्स होने की वजह से बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से व्याख्या को स्पष्ट करना पड़ेगा। आज जो क्लास आप देख रहे हैं वह क्या है, वह हिंदी साहित्य क्लास है। यानी साहित्य के जो प्रश्न होते हैं वह सुपर टेट में 4 से 5 प्रश्न आते हैं। और चूंकि इतना बड़ा सिलेबस है सुपर टेट साहित्य का, कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। इसी को देखते हुए क्लास अगर आप ये देखते हैं सब कुछ आपको आ जाएगा। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है। बाकी हमारा ये भावी शिक्षक बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। बाबूगंज चौराहा सेंट एंथोनी कॉलेज के ठीक सामने। ठीक और ये टेलीग्राम जरूर स्कैन कर लें। टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको क्लास पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ये जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक, चलिए तो सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, गासा तासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। ठीक है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य लेखन, ठीक है, किसके द्वारा? गासा दत्तासे। इनकी क्या थी? इस्तवार इस्तवार ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। और यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखी गई। पहला ये था, ये क्या था? गुड मॉर्निंग सर। ये पहला था। ध्यान रखिएगा कि गासा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? वह फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। सर्वप्रथम, सबसे पहली बार इतिहास लिखने का श्रेय अगर किसी को है वह गासा दत्तासी को है, जिनके इतिहास का नाम है इस्तवार de la लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना होगा। यह जो है क्या बोलते हैं, इसको हम दो भागों में से बांटते हैं। इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में हम बांटते हैं। प्रथम भाग, प्रथम संस्करण, दो संस्करण में हुआ था। प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण, इसके दो भाग थे। इसके दो भाग थे। 1839 में पहला प्रकाशित हुआ था और दूसरा 1847 में। इसके 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3 भाग। तीनों भाग जो है 1871 में प्रकाशित हुए थे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्लास में आपको कितना सारी चीजें बताई जाती हैं। गाथा दत्तासी सबसे पहले इतिहास लेखन का लिखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, वो फ्रेंच भाषा में, फ्रांसी अगर नहीं दिया गया ना तो फ्रेंच भाषा में दिया जाएगा, तो मतलब वही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। आदिकाल के नामकरणों को लेकर के बहुत सारे क्या होते हैं, विवाद हैं नामकरणों को लेकर के। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, अजय प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, राहुल शाकृत्यायन ने क्या कहा, और मिश्र बंधु ने क्या कहा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बात क्या है, आचार्य राज शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। ठीक है, उसके बाद अजय प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। फिर राहुल शाकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, और वही मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा। ठीक, तो आप मिला लीजिए। एक का दो, देखिए एक का दो, इसका 4। ठीक है, ये यानी आपका डी आंसर सही है। यानी जो आदिकाल है वह सर्वमान्य है। यानी जितने लोगों ने भी कहा वह क्या है, सर्वमान्य है। ठीक है, अब चूंकि सब लोगों ने किसके आधार पे कहा, मैं बार बार कहता हूं कि सब लोगों ने जैसे वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए कहा, उस समय वीर पर रचनाएं बहुत लिखी जाती थी। इसके अलावा और लोगों ने क्या कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
इन्होंने क्या कहा, बीज वपन काल कहा। क्या कहा, बीज वपन काल कहा, बीज वपन काल कहा। ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं आदिकाल का नामकरण। अब देखिए और लोगों ने क्या कहा, जो छूट गया उनकी बात कर रहा हूं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला बीज वपन काल, बीज, नोट करते रहिए, आज काफी पे लिख बैठिए, बहुत सारा लिखवाने वाला हूँ। बीज वपन काल, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, चारण काल। ठीक, इसके अलावा राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, सिद्ध एवं चारण काल, सिद्ध एवं चारण काल। विश्वनाथ वीर काल। अब देखो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, विश्वनाथ ने वीर काल कहा है। ये अभ्यर्थी बहुत गलती कर देते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी आदिकाल के नामकरण को लेकर के बहुत सारी बातें थी जो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो इस आपका ये 4 ये हो गया, 4 3 7 8 मैंने लिखवा दिया। आगे देखते हैं, शाहजहां के प्रवर्तक कौन है, शाहजहां के प्रवर्तक कौन है। ठीक, ये बताना है शाहजहां के प्रवर्तक कौन है। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। शाहजहां, देखिए आदिकाल जब आप पढ़ेंगे आदिकाल, ठीक है, आदिकाल, आदिकाल में एक वर्ग है सिद्ध है जिनकी संख्या 84 है, एक नाथ है, नाथ है, जैन है और रासो काव्य है, रासो काव्य। ये पूरा आदिकाल और फिर फुटकल कवि, फिर हम यहाँ लिख देते हैं फुटकल कवि, फुटकल कवि। ठीक है, ये पूरा आदिकाल ऐसे बटा हुआ है। सहज का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। यानी सहज मतलब सरलता, यानी कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी परंपरा जो सहजता तरीके से सभी लोग उसको अपना लें। सहज का मतलब कौन है, सरहपा है। ठीक है, और सरहपा कौन है, सरहपा जो है वह सिद्ध में आते हैं। सरहपा किस में आते हैं, सिद्ध में। नाथों संख्या 9 होती है, सिद्धों संख्या 84 होती है। ये संख्या भी पूछ लेता है, सिद्धों की संख्या कितनी है, 84, नाथों संख्या कितनी है, 9। ठीक है, शाहजहां, इनकी जो रचना है वह दोहा कोश है। क्या है, दोहा कोश है, दोहा कोश है, बहुत बहुत वो है। और आप देखेंगे इनके नाम के अंत में पा लगा रहेगा। पा एक आदर सूचक शब्द है, देखिए हर एक नाम पर लुईपा, सबरपा, कढ़पा सब में लगा है। यानी सहजयान के प्रवर्तन है और सरहपा। ठीक है, और यह सिद्ध के अंदर आते हैं, इनकी जो रचना है। ठीक, ये हिंदी के प्रथम कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। बार पूछेगा, और चूंकि हिंदी के प्रथम कवियों में कई विद्वानों ने अलग अलग माना है, जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी ने अलग माना है, रामचंद्र ने अलग माना है, गिरसन ने अलग माना है, मिश्र बंधु ने अलग माना है, राम कुमार वर्मा ने अलग माना है, लेकिन जो सर्वमान्य है वह जो है सरहपा। ठीक है, तो राहुल साकृत्यायन ने माना है, राहुल साकृत्यायन ने। चलिए आगे क्या है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आप लोग को भी बताना है, आप लोग देखने में मजा नहीं आएगा, बताने में मजा आएगा। देखिए हिंदी का भवभूति, इसको कहा हिंदी का भवभूति, इनको कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू को जो है, स्वयंभू को, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को
इनकी एक रचना बहुत फेमस है, पौमचरीय। पौमचरीय बहुत फेमस है इनकी रचना, ठीक है, 5 कांड में है, पौमचरीय है, ठीक है। पौमचरीय में जैसे रामचरितमानस पढ़ते हो, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो आप लोग, तो उसमें 7 कांड है ना, इसमें भी पौमचरीय में राम और सीता का वर्णन है। और चूंकि यह जैन थे, या क्या थे, जैन थे, जैन थे, तो इन्होंने क्या किया कि राम और सीता को अंत में जैन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा मानते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि राम कुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को, ठीक है। यानी ये जैन के थे, जैन धर्म के थे। चलिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध नाथ। अब देखिए मैं पूरा एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। भक्ति काल है, यहाँ समझिएगा। भक्ति काल में हमने 2 डायग्राम बनाया, 2 डायग्राम, एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। यानी भक्ति काल, पूरा भक्ति काल 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला सगुण काव्य धारा, दूसरा निर्गुण काव्य धारा। सगुण का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजते थे, जैसे हम लोग राम को, शिव को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को पूजते हैं ना, कृष्ण जी को, वैसे यहाँ पर निर्गुण में क्या होता था, इनके यहाँ निराकार ब्रह्म था, कोई मूर्ति नहीं था, कोई आकार नहीं था, निराकार ब्रह्म था, ठीक। अब यहाँ पर इसके भी दो दो समुदाय हुए, एक राम काव्य धारा, एक कृष्ण काव्य धारा। एक राम काव्य धारा, एक कृष्ण काव्य धारा। अब यहाँ राम काव्य धारा में देखेंगे, यानी जो लोग राम का प्रतिनिधित्व करते थे, उसमें तुलसीदास इसका अगुवाई करते थे, तुलसीदास, उसमें सूरदास अगुवाई करते थे, यानी जो कृष्ण का परंपरा को लेकर चलता है, ठीक है, इसमें हो गया। अब मैं इसमें जाऊंगा, इसमें भी 2 पार्ट हो गया, इसमें भी 2 पार्ट हो गया। कौन कौन सा, जो आपका प्रश्न पूछा है, ज्ञान, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ठीक है। और इसी का एक अन्य नाम है संत काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, इसी का एक नाम अब है, जिसको किसने नाम दिया है, राम कुमार वर्मा ने। इसको सूफी काव्य परंपरा, यानी सूफी संत, और इसको जो है, इसके जो है अगुवाई कबीर कर रहे हैं, कबीर इसके जायसी कर रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत इनका बहुत प्रसिद्ध है। यानी आप देख सकते हैं, पूरे डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया कि संत कवि जो है, ठीक, संत कवि कहा जाता है। इस संत कवि में कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, सुंदरदास, रज्जब, ये सब इस धारा के कवि हैं, ये सब इस धारा के कवि हैं। तुलसी, तुलसी की भक्ति भावना क्या है? देखिए भक्ति 9 प्रकार की होती है, भक्ति जो होती है 9 प्रकार की।
यानी नवधा भक्ति बोलते हैं, नवधा भक्ति। सखा भाव की जो होती है वह सूरदास की भक्ति है। यही तुलसीदास की जो भक्ति है वह दास भाव की है। कहा था दास भाव में जो व्यक्त होता है उसका अहंकार नष्ट रहता है, बिल्कुल अहंकार से मुक्त होकर के अपने आराध्य को पूजता है। इनकी रचनाएं रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है, विनय पत्रिका उसके बाद ब्रजभाषा में है गीतावली, दोहावली, विष्णु गीतावली, भरवै रामायण, राम लखन राम लखन दासू, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, भरवै रामायण, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी क्या है? रचनाएं। ठीक है, चलिए। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? यानी बहुत सारे द्वैत आपको पढ़ना पड़ेगा। वाद, रामानुजाचार्य कौन है? कौन है? रामानुजाचार्य। और ये श्री संप्रदाय से भी है। इनका संप्रदाय क्या है? श्री संप्रदाय। मध्वाचार्य, देखिए मध्वाचार्य का द्वैतवाद। शंकराचार्य का एक वाद है अद्वैतवाद, उसी को विरोध में सारे वाद निकले हुए हैं। इनका क्या है? रामावत संप्रदाय। एक कबीर के गुरु थे, कबीर रैदास के गुरु थे। कबीर और रैदास के ये गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा और हर एक चीज नोट करिएगा। इनका क्या जाएगा? द्वैता द्वैतवाद। निम्बकाचार्य। आंसर आपका बी हो गया। रामचंद्रिका। अब इसके विषय में ना बहुत अच्छी कहानी है, अगर मैं आपको बताऊं, यह रामचरितमानस के विरोध में लिखी गई थी। रामचरितमानस के विरोध में। रामचरितमानस के विरोध में लिखी गई थी, क्योंकि उसमें रामचरितमानस इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, घर घर पूजी जाने लगी थी। तो केशव ने कहा, केशव दास जो रीतिकाल के कवि हैं, इन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूंगा जो रामचरितमानस को पीछे कर देगी। अरे इन्होंने क्या किया? रामचंद्रिका लिखा, एक रात में लिखा, एक रात में लिखा। और अगर आपको अच्छे, मैं थोड़ा व्यवहारिक तरीके से बताऊं, आप कभी सोचो, आप कहो कि मैं अच्छी सब्जी बनाऊंगा। अब आप बहुत अच्छी सब्जी बनाने के चक्कर में उसमें गरम मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला सब डाल दिए, सब्जी क्या हो जाएगी? एकदम खराब हो जाएगी। वैसे ही इन्होंने क्या किया कि रामचरितमानस को पीछे करने के लिए अपनी विद्वत दिखाते हुए इसमें रस छंद अलंकार भर दिए। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यानी कठिन काव्य का प्रेत, इतने ज्यादा अलंकार छंद, छंदों का अजायब घर। और इनकी एक रचना और है विज्ञान गीता, बड़ी प्रसिद्ध है वो भी, एक आध्यात्मिक है, विज्ञान गीता।
तो सोचिए आपको ऐसे फैक्ट मिलेंगे जब आप पढ़ने लगोगे, आपको ये बातें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, केशव दास रीतिकाल के कवि है। ठीक, यहाँ पे बिहारी, बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, एक ही लिख के फेमस हो गए। देव का भाव विलास, विलास इनके रचनाओं के लास्ट में विलास को लिखा है। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? चलिए एक ही मैं इसमें और बता दूं, भूल गया था। 1601 में लिखी गई थी, रचना हुई थी। 39 कुल प्रकाश है, यानी ये प्रकाशों में विभाजित है। दिमाग से उतर गया था तो भी कर लीजिए। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? ऋषिबंधु ने, विश्वनाथ ने, आचार्य राजसूय रीति काल कहा, जो सर्वमान्य है। उत्तर भी आप लोग देते रहिए भाई, ऐसा नहीं मजा आएगा देखने में। ऋषिबंधु ने। अब देखिए यहाँ पे रीत काव्य जब कहेगा, यही गलती होती है, रीत काव्य कहेगा तो गियर्सन ने। रीत काव्य, रीत काल नहीं, रीत काव्य। यही गलती होती है एग्जाम में, कि रीत काव्य आप शुक्ल लगा के चले जाते हो। श्रृंगार काल, विश्वनाथ ने क्या कहा? श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कला काल, कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल, यानी कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक, यानी यहाँ पर रीतिकाल जिस जो सर्वमान्य है, किसने कहा? रामचंद्र ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। रीत काव्य गियर्सन ने कहा। कला काल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। यानी दो ही ऐसा समय है, एक आदिकाल और एक रीतिकाल, जिसके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लाइन पूछी जाती है। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, हर परीक्षा में पूछा गया। ये रसलीन की सबसे प्रसिद्ध लाइन है, याद कर लीजिएगा। अमी हल हा, अमी हलाहल मत भरे। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा जो है, आपको बताना है। किसका है? कालिदास। इनका पूरा नाम ये कालिदास नहीं है जो समझ लीजिएगा, जो पुराने वाले। ये कालिदास त्रिवेदी है, कालिदास त्रिवेदी है, जो रीतिकाल के कवि हैं। तो क्या हो जाएगा? डी, कालिदास हजारा। नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? सबसे अच्छा प्रश्न है ये। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को,
सोचिए, आप कल्पना करिए, सबसे कम आयु में एक इनका कहावत है, निज भाषा उन्नत यह है। निज भाषा उन्नति है, तब उन्नति के मूल। अब भारतीय युग से हिंदी गद्य की शुरुआत मानी जाती है, यानी आधुनिक काल की शुरुआत भारतीय युग से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि कविता वर्धनी सभा, देखिए इनकी विशेषताएं, कविता वर्धनी सभा के संस्थापक है। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक है। एनी रीडिंग क्लब, एनी रीडिंग क्लब के संस्थापक 35 वर्ष की उम्र में, सोचिए कितने निबंध लिख डाले, पत्रिका के संपादक है। ठीक। तदी समाज मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तदी समाज के संस्थापक, तदी समाज मोस्ट इंपोर्टेंट है, तदी समाज के संस्थापक है। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, यानी यहां पर इनको करना होगा। ठीक है। रसा उपनाम से ये पूछा गया है, रसा उपनाम से रचना, और इसके साथ ही साथ 70 से अधिक काव्य संग्रह लिखा, काव्य की रचना। चूंकि भारतीय युग में दो भाषाएं थी, गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए अभी भी ब्रज चल रहा था, यानी खड़ी बोली नहीं आ पाई थी। इनका जो खड़ी बोली में एक बहुत फेमस है, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, जो कि खड़ी बोली में, जब उस समय ब्रज भाषा लिखा जाता खड़ी बोली में। बाकी आपको पता है इनका कंधे नगरी अनबुज राजा, टके से भाजी टके से खाजा। ठीक। इसके अलावा भारत हरिश्चंद्र पत्रिका, बाल बोधनी पत्रिका के संस्थापक है। यानी ये सब काम 35 वर्ष में किया, आप समझ सकते हैं। उद्धव शतक किसकी है? तो जगन्नाथ रत्नाकर की, ये कहते हैं आधुनिक सूरदास राजा है। इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं। उद्धव शतक तो बहुत फेमस है ये। गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला। तो गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र। इनकी दो रचनाएं बड़ा फेमस है। एक सबसे जो फेमस जो पूछी जाती है वह उद्धव शतक की पूछी जाती है। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं।
शिव पूजन सहाय बहुत प्रसिद्ध नाम है, बिहार से है ये। शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया के रचनाकार है, यह कहाँ से है? बिहार से है। ठीक है, और इनकी कुछ रचनाएं और हैं, जैसे मतवाला माधुरी। माधुरी, गंगा, देखो गंगा उत्तरायण वहां था, यहाँ गंगा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गंगा है। जागरण, हिमालय, नहीं गंगा कहाँ निकलती है? हिमालय से निकलती है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। साहित्य, इनकी एक बहुत फेमस है, वही दिन वही लोग। वही दिन वही लोग। मेरा जीवन कोरा कागज करा के ना, मेरा जीवन। त्रिभुजन सहाय देखेंगे, मेरा जीवन। और एक और है, हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, यानी यहाँ पर देहाती दुनिया की बड़ी फेमस है, एक रचना बहुत फेमस है, दूसरी रचना जो है वही दिन वही लोग बड़ा फेमस है। दो दिन की सबसे फेमस रचना है। चलिए, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। महादेवी वर्मा को। इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। छायावादी कवि हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, आंसर करिएगा मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना है भारत भारती। भारत भारती इन्होंने रचना लिखी थी, और यह द्विवेदी युग से है, और इसके कारण इन्होंने, किसने? गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, भारत भारती की वजह से। गुड मॉर्निंग सर जी, स्वागत है। भारत भारती की वजह से इनको गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनकी एक रचना और बहुत फेमस है, साकेत, जिसमें उर्मिला और लक्ष्मण को दिखाया गया। साकेत मतलब अयोध्या। साकेत मतलब अयोध्या। यानी भारत भारती की वजह से इनको जो है यह उपाधि दी गई थी। आचार्य रामचंद्र सूर्य के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? चलिए, तो जयशंकर प्रसाद। इनके अनुसार छायावाद में चार कवि हुए, चतुष्टय, द्विवेदी युग के बाद छायावाद भी गाया। चार कवि हुए, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुमित्रानंद पंत,
चौथा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रयागराज से हूँ, और महादेवी वर्मा भी प्रयागराज से है, महादेवी वर्मा भी प्रयागराज से ही है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी प्रयागराज से ही है, और सुमित्रा पंत भी भले है उत्तराखंड से, लेकिन यहाँ इनकी आज जाएंगे कंपनी बाग, जिसको हम आजाद पार्क बोलते हैं, वहाँ म्यूजियम है। म्यूजियम में मैं तो कई बार जा चुका हूँ। अगर आप लोग प्रयागराज से मुझे सुन रहे हैं, म्यूजियम में जाइए, कंपनी कंपनी बाग में गेट नंबर 2 के पास जाएंगे। आज भी इनका कोट है, इनकी डायरी है, इनका सब कुछ रखा हुआ है। जरूर आप लोग देखने जाइए, जरूर जरूर। ठीक है, यानी ये 4 कवि हैं छायावाद के, छायावाद के 4 कवि, जिसको हम चतुष्टय कवि बोलते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद को दादा ये पहले कवि हैं। इनकी रचनाएं जो है, सबसे फेमस रचनाएं जो है वह कामायनी हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य, इन्होंने नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, काव्य लिखा। जयशंकर प्रसाद, महाराणा प्रताप का महत्व, आंसू, समझ गए आप लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना, यानी पुरस्कार में भी क्लास तो मैं लूंगा ही। इसमें क्या होगा, रामविलास शर्मा, यानी निराला की साहित्य साधना नामक आलोचना लिखते हैं, और वो आलोचना इतनी प्रभावी होती है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। मतलब इतनी प्रभावी होती है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया जाता है। तो आपके लिए प्रश्न यह है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, आपके लिए प्रश्न ये है। बाकी जो प्रश्न है वह कल कराऊंगा। 8 बजे यह क्लास चलती है, 8 बजे लाइव सुबह। तो कल इसमें बहुत सारे अभी प्रश्न बाकी है, कल कराना है, तो कल मैं इसमें करा के 2 दिन में साहित्य आपका तैयार करा दूंगा। पर डे क्लास चलती है, नया बैच चल रहा है, आप जुड़ सकते हो। आपको पता है शिक्षक भर्ती आनी ही है, आयोग के पास अध्यादेश पहुंच चुका है, नेगेटिव मार्क्स होंगे इस बार, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह पर डे 8 बजे 8:05 तक हम आ जाते हैं। यानी आपने देखा होगा 17 प्रश्न भले हुए हैं, लेकिन इतनी व्याख्या करा दी गई है कि 17 से प्रश्न से जो है आपका यह लगभग 40-50 प्रश्न बन गया, क्योंकि मैं पूरी व्याख्या के साथ कोई भी प्रश्न कराता हूँ, ताकि आपको हो सकता है वो क्वेश्चन ना जाए जो व्याख्या कराया हूँ उससे प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 8 बजे। धन्यवाद। इसी प्रश्नों को श्रृंखला में आगे